अरे पढ़ने वालों, अरे 11th वालों, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अरे पढ़ने वालों, आ गया हूँ फतेह बैच लेकर आपके सामने क्लास 11th का, और वन शॉट वीडियो चल रही हैं। और अभी तो हम ऐसा कर रहे थे कि वन शॉट में भी 2 या 3 वीडियो डाल रहे थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे एक शॉट में आपका चैप्टर खत्म कर दिया जाए। पिछली बार मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, और वेक्टर में मैंने आपको बेसिक बता दिया था पूरा कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और आई जे का क्या मतलब होता है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई वेक्टर, जे वाई को रिप्रेजेंट करता है जे वेक्टर, और दोस्तों आपको पता होगा जेड जो एक्सिस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा के वेक्टर। आज थोड़ा वेक्टर ख़त्म करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर हो रहेगा बस, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सारा पढ़ा दूंगा। और नेक्स्ट जो लॉज ऑफ मोशन से हम शुरू करेंगे उसमें एक लेक्चर में पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे आपका, ठीक है। तो ये शुरू करेंगे एक चैप्टर, मतलब एक लेक्चर में थ्योरी और अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करेंगे लाइव आने की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को पूरी बनाए रखना और साथ में कॉपी पेन रख लो, और इस लेक्चर को देखते देखते जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहना, और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे वो भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इसके अलावा आपको फिर किसी और हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है आपसे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का डॉट प्रोडक्ट। और दोस्तों आपको तो पता है डॉट प्रोडक्ट का फंडा क्या होता है। अगर आपके पास 2 वेक्टर हों, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसका मैं कुछ भी नाम रख लेता हूँ 2i + 3j - k, ये वेक्टर आप देख सकते हैं 2i + 3j - k। और दूसरा वेक्टर बी है, मान लो उसको कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है i + j - k। मैं आपको फिर बता दूं कुछ बच्चे इन i j k के ऊपर कैप नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर कैप लगाना ज़रूरी होता है, बिकॉज यूनिट वेक्टर जो होते हैं इनकी पहचान ही कैप है। जैसे गांव में जो हम किसान लोग होते हैं, चौधरी लोग होते हैं, वो क्या बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, और कई लोग भी पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी को इज्जत का सवाल माना जाता है, शादियों में आजकल बांधते हैं लोग। तो ऐसे ही पगड़ी होती है इसकी, वेक्टर की पगड़ी है, इसको उतारना नहीं है, इससे टीचर आपकी उतार देगा। टीचर मतलब आपके नंबर काट सकता है। पर अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा हो तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, आप मेरे स्टाफ वाले हो, अगर कोई बच्चा भूल जाए तो उसके मार्क्स मत काटना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़। बच्चे भूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ईजी होता है। तो भाई बच्चे पूछते हैं भैया डॉट प्रोडक्ट करना कैसे है, बहुत आसान है, देखो हाउ टू डॉट प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ पूरा मामला क्या है। देखो डॉट प्रोडक्ट का मामला होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, कई बार मैं कुछ बातें समझाता हूँ और फिर उस बात को समझाने के बाद मैं आपको कुछ और बातें मेरे अंदर आ जाती है कि ये भी बता दूँ बच्चों को, कि मुझसे रुका नहीं जाता। मैं सोचता हूँ सारी नॉलेज आपको दूँ। देखो शादी जो होती हैं, इसको समझने का तरीका बता रहा हूँ। शादी 2 तरह की होती हैं बेसिकली। एक होती है लव मैरिज होती हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, और ज़्यादातर पेरेंट्स साथ नहीं देते, आजकल तो मजबूरी में दे देते हैं क्योंकि बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठाने की बात कर लेते हैं कई बार। और एक होती है अरेंज्ड। अरेंज शादी वो होती है दोस्तों जिनमें आपके पेरेंट्स ढूंढते हैं आपके लिए पार्टनर, और फिर घर वालों की मर्ज़ी से, उनके आशीर्वाद से शादी होती है आपकी। तो मैं जब वेक्टर पढ़ाता हूँ तो मैं लव मैरिज को तो समझाता हूँ, लव मैरिज का एग्जांपल देता हूँ मैं डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट कहता हूँ इसको मैं, और अरेंज मैरिज को मैं कहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैं आपको ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि जो शादी होती है उसको हम वेक्टर से, शादी को हम प्रोडक्ट से, वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है उससे हम कंपैरिजन करता हूँ मैं। ये शायद मैं ही करता हूँ क्योंकि ये मैंने ही ढूंढा था पूरा जुगाड़। हर टीचर के कुछ जुगाड़ होते हैं, ये जुगाड़ मैंने डिस्कवर किया था आपसे करीब 4-5 साल पहले, जब मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ाता था गाज़ियाबाद के। यहाँ पर एक स्कूल है सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, तो वहाँ पर मैं HOD फिजिक्स था। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि भैया चक्कर क्या है, तो तब मैंने जुगाड़ निकाला था, और ये जुगाड़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट में क्यों कहता हूँ, असल में जब 2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, ए डॉट भी लिखा मैंने, वन शॉट वीडियो है तो आपको थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम भी नज़दीक आ गए हैं, तो वन शॉट वीडियो में एक वीडियो डाल के मैं आपके कोर्स खत्म करने की कोशिश करूँगा। एक वीडियो में थ्योरी और एक वीडियो में न्यूमेरिकल, या 2 वीडियो में, जैसे टॉपिक वाइज एक टॉपिक पढ़ाया फिर उसके न्यूमेरिकल लिए, फिर टॉपिक पढ़ाया उसके न्यूमेरिकल लिए, तो हो सकता है 2 वीडियो बन जाएं। और अगर एक पूरी वीडियो थ्योरी की, एक पूरी वीडियो न्यूमेरिकल की, तो हो सकता है 2 वीडियो बने इस तरह भी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल चाहते हो टॉपिक के बाद, या आप एक पूरी वीडियो थ्योरी की चाहते हो, या एक पूरी वीडियो न्यूमेरिकल की चाहते हो। तो जो बच्चे कहेंगे वही करूँगा, बच्चों की बात सुनता हूँ मैं। तो ए डॉट बी जो करते हैं तो स्केलर आता है आगे।
मतलब जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर बनता है, और जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है वो खुद भी वेक्टर होता है, वो खुद भी क्या होता है, वेक्टर। इस तरह समझो आप इसको। तो आप ये समझ लो, मैं इनको ऐसे क्यों बोलता हूँ कि देखो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद दो वेक्टर, कि दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ तो इनका रिजल्ट एक स्केलर आया, लेकिन जब ये दोनों वेक्टर थे इनका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो इनका बच्चा भी, यानी कि इनका रिजल्ट भी क्या बना, वेक्टर। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि लव मैरिज में जो बच्चे होंगे दो अच्छे लोगों की, वेक्टर को अच्छा आदमी मान लो, इस तरह समझ लो। देखो थोड़ा समझा देता हूँ। वेक्टर मतलब अच्छा आदमी, मतलब अच्छा आदमी, ये मान लो, और स्केलर मतलब बुरा आदमी, ठीक है, बुरा आदमी, ये मान लो आप। तो देखो जब दो अच्छे आदमी यानी कि दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनका बच्चा स्केलर बुरा पैदा होगा, और जब दो अच्छे व्यक्ति क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उनका बच्चा भी अच्छा ही पैदा होगा, मतलब वेक्टर पैदा होगा। ये बात आप थोड़ी देर बाद सीख जाओगे भी। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी, याद रखिएगा दोनों वेक्टर हैं, और फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसको इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके और उसको अंडर रूट ले लो। तो अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया, √14 आया है, ठीक है। ऐसे ही बी का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो भी कर सकते हो आप। बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर बी के ऊपर दो डंडे, और बी के कोफिशिएंट है 1 1 1, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है कि भैया मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। जो वेक्टर होता है आई जे की फॉर्म में, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसके आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेना है, तो आप उस वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किसी भी वेक्टर की जो प्रोडक्ट होती है उसको शादी से कंपैरिजन किया है, और शादी दो तरह की होती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। लव मैरिज को मैं डॉट प्रोडक्ट कहता हूँ और अरेंज मैरिज को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कहता हूँ। अब अगर इस वीडियो को कोई ऐसे लोग देख रहे हो जिनकी लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज हुई हो, तो भाई वो बुरा मत मानना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका एग्जाम्पल कैसे करते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। कोई भी वेक्टर ले लीजिए, ए 2i + 3j - k, एक वेक्टर लिया a, दूसरा वेक्टर लिया b = i + j - k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं, a डॉट b = i के कोफिशिएंट की i में करो, 2 1 जा 2, प्लस 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 j के कोफिशिएंट की j में, यहाँ पर कोफिशिएंट कौन है, 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 3 1 जा 3, ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया हमारा 1। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 + 3 + 1 कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया हमारा। ए डॉट बी कितना आया, 6। और जब यूनिट ना पता हो तो उसको आप लिख दिया करो यूनिट, क्या लिख दिया करो, यूनिट। तो देखा आपने, दो वेक्टर थे, लेकिन जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो आंसर क्या आया, स्केलर। इसके पास आई जे के नहीं है, जिसके पास आई जे के नहीं होते वो स्केलर होता है। तो ये इसका बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उनके जो कोफिशिएंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, और आपका आंसर आ जाएगा। हाउ टू फाइंड कोस थीटा, कई बार थीटा निकलवाते हैं। हाउ टू फाइंड थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में थीटा कैसे फाइंड करते हैं उसका तरीका बता देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला बताया मैंने आपको, a डॉट बी = ab कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा कितना होगा, यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा a डॉट बी अपॉन ab। बस आसान है। a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, 6, और a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखाई थी। उसकी आई थी अंडर रूट 14, पीछे निकलवाई थी, और इसकी आई थी अंडर रूट 3। तो ये आपका आ जाएगा 6/14, 3 जा 42। ये आपका आंसर है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो फर्दर, जैसे आप 6 को ऐसे लिख लो, और √42 जो होता है 6 7 जा 42। तो इसको आप लिख लीजिए √6 × √7। √6 से एक √6 कैंसिल हो जाएगा और एक √6 बचेगा। तो क्या आंसर आया इसका, √6/7।
तो कोस थीटा आपका आ गया √6/7। अगर आपसे टीचर ने कोस थीटा पूछा है तो ये आंसर आया, और अगर आपसे टीचर थीटा पूछता है तो वो आ जाएगा कोस इनवर्स √6/7। एक साथ रूट लिख दीजिए। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ईजी है। तो ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट लिखवाया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको सोल्व करके मुझे बताने हैं। अब हम आपको सिखाएंगे। बस एक बात क्लियर हो गई कि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, स्केलर आता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद देखिए यहाँ पर आई जे के नहीं आए, तो आई जे के नहीं आए इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट हमारा स्केलर आया है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर ले लेंगे इसके लिए। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। मतलब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ए क्रॉस बी करने के बाद रिजल्ट में आई जे के आएंगे। ए क्रॉस बी करने के बाद रिजल्ट में आई जे के आएंगे। और कैसे करेंगे, इसका तरीका थोड़ा सा बड़ा होता है, मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। तो एक वेक्टर ले लो ए, मैं आसान वेक्टर ले रहा हूँ, आई प्लस जे माइनस के। एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के। कुछ भी वेक्टर ले लीजिए आप अपनी मर्जी से, आप उसका निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका तरीका क्या है वो भी सीख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। अच्छा आपसे पूछेंगे टीचर ये एन कैप क्या होता है, कई बार पूछते हैं व्हाट इज एन कैप। जो फॉर्मूला है उसको ब्लॉक कर रहा हूँ बीच में। एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ लिखेंगे आप वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर आप देखेंगे एन कैप कुछ नहीं होता, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एन कैप को यूज़ भी नहीं करते। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि एन कैप होता है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड थीटा। सबसे पहली बात है थीटा कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। देखिए बच्चों आपको पता होगा इस फॉर्मूले में साइन थीटा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। इसको भूल जाओ, अभी लिखने के लिए होता है, इसको कोई ये हाथी के दांत हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। ये देखिए ये हमारा साइन थीटा आ गया। क्लियर समझ में आया, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए क्रॉस बी करते कैसे। तो बस कुछ नहीं करना, ये क्रॉस करके दिखाता हूँ मैं। ए क्रॉस बी फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। आपको दो डंडे खींचने हैं इस तरह से। ये दो डंडे खींच लिए आपने। इन डंडों के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। अरे पढ़ने वालों बहुत आसान है, समझ लो इसको। वेक्टर का प्रोडक्ट का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। जो 11th के बच्चे होते हैं उनको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस तरह का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेक्चर बनाऊँ, और जो भी इसमें कमी रहेगी धीरे धीरे उनको अच्छा करेंगे। हालांकि आपको एक लेक्चर पढ़ने से ही पूरा वेक्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो लिख लीजिए 1 1 -1। यहाँ लिख लीजिए 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ भी 1 है तो ये मैंने -1 लिख दिया, गलती से हटा देते हैं। 1 1 -1, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये देखो 1 1 -1। अब बी के कोफिशिएंट है 2 -1 +1, तो 2 -1 +1। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पढ़ाते हुए आप ऐसी वीडियो मत देखिए जिनमें टीचर ना दिख रहा हो आपको, या टीचर यहाँ कोने में बैठा हो छोटा सा और बस आपको स्क्रीन पे लिखते हुए कुछ दिख रहा हो। वो वीडियो मत देखिए आप, इससे अच्छा आप खुद ही पढ़ लो तो बेटर रहेगा। वो आपका टाइम वेस्ट वीडियो होती है। आप ऐसी वीडियो पढ़िए जिनमें टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, चाहे वो वाइट बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो या स्मार्ट बोर्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है इस बात से कि टीचर खुद आपको दिखा कर पढ़ा रहा है। वो वहाँ पर लाइव फेस कैम वीडियो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी जो फेस कैम वीडियो थी, जिनमें टीचर मेहनत करके पढ़ा रहा था लेकिन उनके व्यू नहीं थे, 70-80 व्यू थे उनके। ये बड़े दुख की बात है। और मैंने ऐसी बड़े प्लेटफॉर्म की वीडियो देखी जिनमें टीचर ही नहीं दिख रहा है, बस यहाँ अक्षर चल रहे हैं, एनिमेटेड अक्षर चल रहे हैं, उनको बच्चे देख रहे हैं। भाई वो वीडियो बेकार हैं, उन वीडियो का मत देखा करो।
ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, जिनमें लाइव टीचर दिख तो रहा है। सोचो अगर आपका स्कूल जो ऑनलाइन क्लास चला रहा है उसमें टीचर ऐसे पढ़ाता तो कितना मजा आता, आपको लगता है टीचर हमारे सामने ही खड़े हैं, फिर कैमरा ऑफ करते हुए मन भी नहीं लगता हमारा कि टीचर ऐसे पढ़ाए। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है आई, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको -j लिखना है, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको +k लिखना है और फिर एक ब्रैकेट लगाना है। ये काम करना है आपको सब में, ये काम सब में करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको देखिए क्या करना है, आई वाले ब्रैकेट के अंदर लिखने के लिए ये वाली टर्म छोड़ देनी है, ये वाली टर्म छोड़ दो, इसको ये आई के नीचे छोड़ दो पूरा, इसकी से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसकी इसमें करो। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जाके आपको समझ में आ जाए। 1 1 जा 1, फिर एक माइनस अपने लगाओ, ये माइनस आपका है, ये आपका माइनस है। 1 1 जा 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, -1 -1 +1 तो +1 ये आ गया। तो ये आ गया आपका 1 -1। क्लियर? अच्छा, ये -j पहले से ही है, ये प्लस माइनस प्लस का सिस्टम है, लो है, प्लस माइनस प्लस। अब j के अंदर लिखना है तो j वाली टर्म्स को छोड़ दो। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये मैं दूसरे कलर से लूँगा, यहाँ पर ये फ़ायदा है हम कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपने j को छोड़ दिया तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे और माइनस लगाएंगे बीच में, तो 1 1 जा 1, फिर माइनस लगाओ और 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का है तो -2। क्लियर हो गया सबको, है ना? अब बचा k के अंदर लिखने के लिए इसको छोड़ देंगे और भाई दूसरा कलर लेता हूँ मैं, इस बार मैं वाइट कलर ले रहा हूँ। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, घोच पोच हो गया होगा लेकिन समझ में आ गया होगा। 1 1 जा 1, -1, एक माइनस लगाओ, ये -1 हो गया, और 2 1 जा 2, तो 1 -2। तो क्या आया बच्चों, 1 -1 कितना होता है 0, तो आई तो ख़त्म हो गया, छोड़ दो। या आप लिख सकते हो 0 आई, ये भी लिख सकते हो आप। अच्छा, 1 माइनस प्लस 2 और 1 3, तो माइनस के 3j, और भाई -1 -2 -3k। तो आपने क्या देखा, एक रोज भी क्या है आपका, आपका जो एक रोज भी आया है उसके अंदर i j के अभी भी बने हुए हैं। ये देखो, आपका जो एक रोज भी आया है उसके अंदर एक i j के अभी भी हैं, भले ही i खत्म हो गया हो, j और k तो हैं। अगर एक भी हुआ इनमें से, i j k में से, तो समझ लो ये वेक्टर है। इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब हम किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? ये सबकी समझ में आया? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और अगर साइन थीटा फाइंड करना हो तो वही फॉर्मूला है, ए और बी के मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका आएगा 1 1 1 का स्क्वायर 3, तो √3 आ गया। और कोई आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 6, तो √6। तो साइन थीटा निकालना बहुत इजी है। और एक रोज भी निकालने का, अब मैं आपको साइन थीटा बताता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक रोज बी आपका आया था अभी फॉर्मूला AB साइन थीटा। तो यहाँ से अगर साइन थीटा फाइंड करना पड़ जाए तो क्या आएगा, वो एक रोज B अपॉन AB। तो एक रोज B कितना आया हमारा, वो हम देख लेते हैं। अभी मैंने किया था, एक रोज B आया है 0i -3j -3k। तो एक रोज B का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 9, तो √18। तो एक रोज B का स्क्वायर मैग्नीट्यूड क्या है, √18। तो बस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो भाई √18 अपॉन ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है √6। तो ये क्या आया, √3 √6, तो ये भी √18 आया, सब कट गया है। तो क्या बचा 1। तो साइन थीटा कितना आया हमारा 1, और इस साइन 1 की वैल्यू साइन में किस में होती है 90 में, तो थीटा कितना आ गया π/2। तो ये तो बाई चांस आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड आ गई, पर जरूरी नहीं होता कि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू आए, ठीक है। तो ये आपका थीटा π/2 आ गया, यानी कि इसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हो। तो होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क नोट कर लीजिए आप। फाइंड A.B, एक रोज B, साइन थीटा एंड कोस थीटा ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, ऑफ द फॉलोइंग A एंड B। मैं आपको A और B की वैल्यू दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क करना है। आपको इनका A क्रॉस B, A.B, साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करके कमेंट करके बताना है। मैं चेक करूँगा और वेट करूँगा कि कौन बच्चा कमेंट करके बताता है। पहला है A वेक्टर 2i + 3j - k, और B वेक्टर ले लीजिए 3i + 5j
माइनस के, बस 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। दूसरा वेक्टर ले लो, ए वेक्टर दे रखा है दूसरे में i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है इसमें 2i माइनस जे माइनस के। ये 2 वेक्टर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और ये आपको घर से करके लाना है। और मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि डॉट प्रोडक्ट के बाद डॉट का रिजल्ट क्या क्या बताया मैंने आपको। डॉट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर, यानी कि लव मैरिज। क्या बताया था ये, लव मैरिज। और जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है बच्चों, क्रॉस का रिजल्ट आता है, अरे पढ़ने वालों, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर मिलता है और इसको हम अरेंज मैरिज से कंपेयर करते हैं। मैं करता हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है। अब इसको अगर किसी के मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, तो बुरा मत मान जाना भाई, ठीक है। मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है समझाने के लिए। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा आपस में केस है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2 लॉ हमारे पास। एक लॉ है ट्रायंगल लॉ और एक लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। एग्जाम में दोनों ही लॉ पूछे जाते हैं। इवन अगर आपके स्कूल का प्रैक्टिकल भी होगा तो टीचर आपसे काफ़ी संभावना होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीचर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं यहाँ तक आपको बताऊँ कि जो पैरेललोग्राम लॉ है उसका तो आपके एक्सपेरिमेंट भी कोर्स में है। हालांकि इस साल तो सब एक्सपेरिमेंट की धज्जियाँ उड़ गई हैं। इस बार तो हम कह ही नहीं सकते, थोड़ी गर्मी लग रही है, इस बार तो हम कह ही नहीं सकते कि एक्सपेरिमेंट हुए या नहीं हुए, सब फर्जी मामला है। स्कूलों का एग्ज़ाम लेने से मतलब है और सीबीएसई को, और स्कूल को फीस से मतलब है। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या क्या है, 2 तरीके हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के। एक तरीका है और एक तरीका ये है। पहले तरीके का नाम क्या है, पहले तरीके को बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले तरीके का नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है। और सच बताऊं तो ये लॉ डायरेक्ट कहता है कि 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके सम के इक्वल होता है। आप ध्यान रखिए, कभी भी हम 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, हम वेक्टर को केवल ऐड कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शंस को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, डायरेक्शंस कांट बी सब्ट्रैक्टेड। और अगर पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, मैं ऐसे लिखता हूँ पैरेललोग्राम लॉ, तो वो कहता है, उसका एक रिजल्टेंट आता है R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। ये 2 लॉ हैं, इन दोनों लॉ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ट्रायंगल लॉ को भी और पैरेललोग्राम लॉ को भी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके, क्योंकि इसको करने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ, जो भी आप पढ़ रहे हो काफ़ी ईजी लगेगा आपको ये सब। और इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर कोई टीचर इस तरह पढ़ा रहा है, बोर्ड पे ही पढ़ा रहा है, फेस वैल्यू है, मतलब सामने खड़ा है, लेकिन सब कुछ बोर्ड पे लिख रखा है पहले से। मैं हमेशा बोलता हूँ बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया और फिर एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो भी समझ लो आपके लिए गड़बड़ है। ऐसे टीचर जो बोर्ड पे पहले से सब कुछ लिख कर फिर एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब साफ है, मैं साफ बात करता हूँ, इससे बहुत सारे टीचर बुरा भी मान जाएंगे। इसका मतलब उस टीचर को टॉपिक नहीं आता, वो सिर्फ पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, कभी कभी कोई थ्योरेटिकल चीज़ हो, जैसे डेफिनेशंस हो या कोई टेबल दिखानी हो, इस तरह की चीज़ें ठीक हैं, वो लिख सकते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी इस तरह से, हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मैं लिख कर ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लिखने में टाइम वेस्ट होगा या कोई डायग्राम वगैरह है, वो तो आप लिख सकते हो। बट कोई टीचर सब कुछ ही बोर्ड पर लिख कर आपको एक्सप्लेन कर रहा हो, डेरिवेशन भी बोर्ड पर लिख रखा है, न्यूमेरिकली पूरा बोर्ड पर लिख रखा है, सोल्यूशन भी बोर्ड पर लिख रखा है, तो समझ लो गड़बड़ झाला है। वहाँ से बचकर चलो, हाथ जोड़ लो, राम राम कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो अपनी। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगा, मुझे लिखना पसंद है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप इस डेफिनेशन को भूल नहीं पाओगे कभी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और एक बात और, आप लोगों को लगता है कि बस यूट्यूब पे 2-3 टीचर हैं, कोई 2-3 बड़े टीचर हैं, उनसे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप नए टीचर से भी पढ़ो, चाहे मैं हूँ, छोटे चैनल हैं हमारे, या और भी बहुत सारे टीचर मैंने देखे, बड़े अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत छोटा मानता हूँ अपने आप को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1-2 चैनलों के पीछे ही मत पढ़ा करो, कि वो पुराने चैनल हैं 2017-16 के बने हुए, उस टाइम यूट्यूब पे कोई था नहीं,
और कंपटीशन भी नहीं थी, तो ग्रो करना आसान था और मेहनत भी करी उन्होंने, मैं ये नहीं कहता, आई सैल्यूट देयर लेबर। लेकिन यार जो नए टीचर हैं हमारी तरह के छोटे, उनसे भी आप पढ़ के देखो, नहीं तो फिर आप एक उसमें फंस जाओगे। हर टीचर का अपना मेथड होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होती है। सबको मौका दीजिए, आप जो बेस्ट लगे फिर उससे पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंधभक्त मत बनिए। लेकिन हाँ, यहाँ से स्टार्ट मत करिए, इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ। पहले डेफिनेशन बताने से पहले समझा देता हूँ, क्योंकि आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, समझो। मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है और एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है, ऐसे। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है ये है, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो एंगल दिख जाएगा थीटा, वो कुछ भी है, 120 डिग्री है, कुछ भी है, कुछ भी मान लो आप, ये एंगल है। हालांकि हम थीटा उधर से लेते हैं, बट और हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये मैं ट्रायंगल बनाऊंगा अभी यहाँ पर, इस बोर्ड में फैसिलिटी है तो इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये ट्रायंगल बन चुका है। अब मैं इसको यूज़ करके आपको कुछ समझाऊंगा। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है सामने। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इतना ज़बरदस्त लॉ है, आप सोच नहीं सकते। ये लॉ हमें बहुत आसानी से कुछ समझा देता है। ये लॉ कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, ध्यान समझो, अरे पढ़ने वालों ध्यान दे लो यार, ये देखो और मोटा ले लेते हैं। ये लॉ कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड, ध्यान से देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड से लगातार, अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये वेक्टर ए बनाया मैंने, अब मैं ये वाला वेक्टर लेता हूँ, ये वाला। अगर किसी ट्रायंगल की दो लगातार साइड से दो वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाएं, ये देखो, एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, ये देखो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अब इनके नाम लिख देते हैं जैसे कि थे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कुछ भी है, थीटा है, इधर से लिया जाता है एंगल, याद रखिएगा, जो भी दे रखा हो। तो इनका रिजल्टेंट, मतलब इनका जो सम होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अरे पढ़ने वालों मेरी बात पर ध्यान डालो, अरे पढ़ने वालों, अरे फतेह बैच वालों मेरी बात पर ध्यान डालो। अगर दो फोर्स किसी वेक्टर की दो लगातार साइड, किसी ट्रायंगल की दो लगातार साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं तो उनका रिजल्टेंट उस वेक्टर की तीसरी साइड के द्वारा बताया जाएगा, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अरे पढ़ने वालों, कितना आसान है यार, कितना आसान है। और इसको रट्टा मारते रहते हो, बच्चे रटते हैं, if two forces are represented by the two sides of a triangle then the resultant will be represented by the, जब रटते हैं ना ऊपर को देखते हैं, then the resultant will be represented by the third side। लास्ट ईयर में एक स्कूल में प्रैक्टिकल लेने गया बोर्ड के, लास्ट ईयर मतलब उससे लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ हुआ ही नहीं, हाँ लास्ट ईयर प्रैक्टिकल तो हो गए थे, सॉरी। तो मैं एक स्कूल में बोर्ड प्रैक्टिकल में ड्यूटी लगी मेरी, और मैं गया तो मैंने बच्चों से पूछा, 12th के बच्चे थे, मैंने उनसे 11th क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 12th के बता नहीं पा रहे थे, वो सेमीकंडक्टर क्वेश्चन नहीं बता। मैंने कहा व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, तो काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं था। नोएडा का स्कूल था और गांव के ज़्यादा बच्चे थे, किसानों के बच्चे। तो किसानों के बच्चों में क्या रहता है कि दिमाग तो बहुत होता है उनमें, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन माहौल नहीं मिल पाता उनको। क्योंकि किसान घर में, अरे चल भैंस मिला, ओए सन्नी कर ले, सन्नी करना पता है किसे कहते हैं, कमेंट करके बताना। ओए चल 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 गोबर भरवा, चल 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 खाद गिरने जा रहे। ये सब गांव की नॉर्मल जो गांव के बच्चे होंगे समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ। मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ सौभाग्यवश, तो ये बातें मुझे पता है। तो किसी को पता ही नहीं था ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या होता है। नहीं पता था। तो वही एक लड़की आई, उसको थोड़ा पता था, वो उनमें थोड़ी अच्छी लग रही थी सबसे पढ़ने में। तो उसने कहा सर अकॉर्डिंग टू सर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज दैट, मैंने कहा बेटा हिंदी में बोल लो आप। हाँ सर। और ये सच्चाई है दोस्तों, हम अपनी मदर टंग में ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। तो आप कभी भी बनावट में इंग्लिश मत बोला करो। आजकल मैं स्कूलों को देखता हूँ फालतू में इंग्लिश झाड़ते रहते हैं। उसने बताया कि सर अगर दो फोर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं तो उनका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये लॉ ठीक तो है, पर इसमें गलती हो गई। ये लॉ कहता है कि इफ़ टू फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू कंसेक्यूटिव साइड्स, लगातार की साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब ये ऑर्डर था ना, ये अब ये ऑर्डर नहीं चलेगा, अब ऑर्डर चलेगा ये नहीं, अब ऑर्डर चलेगा ये उल्टा। भाई ये होगा, ये उल्टा। क्लियर समझ में आया? और ये होगा इनका आर, क्या होगा ये आर वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मैं बड़ा लिख रहा हूँ। आर वेक्टर की वैल्यू होगी, थोड़ा पतला और ज़्यादा ही मोटा हो रहा है तो पेंटर बन रहा है बिल्कुल ही।
तो आर वेक्टर होगा ए प्लस बी। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors are represented by the consecutive sides of a triangle, then their resultant will be represented by the third side taken in reverse order। तो यहाँ पर ये अच्छा होता कि मैं डेफिनेशन पहले से लिख लेता, इतना तो सही है। पर अगर कोई टीचर ये भी बोर्ड पे लिख के लाए पहले से जो सब लिखा हुआ है, तो समझ लो उसको नहीं आती वो चीज़, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। और फिर आप उससे मत पढ़िए, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप उसकी वीडियो देखोगे नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस करेगा। क्लियर समझ में आया? आइंस्टाइन कहते थे कि अगर कोई तुम्हें कोई चीज़ आसान भाषा में नहीं समझा पा रहा है तो समझ लो वो चीज़ उसको भी नहीं आती है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चूंकि वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा स्पीड रखनी पड़ रही है दोस्तों, नहीं तो मन तो कर रहा है कि और बातें बताऊं आपको। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये समझने वाली बात है। इसके लिए मैं पहले एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये लो पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है। देखिए, दिस इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का नाम रख लेते हैं हम, और इस पैरेललोग्राम का नाम रखेंगे हम इस तरह से ए बी नहीं रखते क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। समझने की बात है। ये लो बहुत ज़बरदस्त लो है। ये लो कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा, एडजेसेंट मतलब मिली हुई आपस में, ये होती है एडजेसेंट साइड। पी क्यू, पी एस और पी क्यू एडजेसेंट हैं, आर एस और आर क्यू एडजेसेंट हैं। इस तरह से एडजेसेंट मतलब जो एक जगह मिल रही हूँ। सो ये लोग क्या कहता है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, बाय द डायगोनल। ये लोग क्या कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो समझ लो फिर उनका रिजल्टेंट उन साइड से जाने वाले किसके द्वारा प्राप्त होगा, किसके द्वारा प्राप्त होगा, डायगोनल के द्वारा। तो ये बहुत आसान लॉ है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ आपको। एक हम ले लेते हैं ये वाला वेक्टर, ये देखिए ये वेक्टर है, मोटा ले लेते हैं इसको। ये देखो ये वेक्टर गया हमारा, ये वेक्टर। दूसरा वेक्टर लेते हैं पीले कलर से, ये चला, मोटा ले लो उसको, मोटा है, ठीक है। ये एक वेक्टर ये हुआ, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ही मिल रहे हैं आपस में पी पॉइंट पर। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। देखो आर लिखा हुआ पहले से ही वहाँ, आर। मज़ा आ गया ना? इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ये देखो, ये भी अच्छी बात हुई कि आर पहले से लिखा हुआ था। तो ये आर जो है ये रिजल्टेंट है इनका। ये है पैरेललोग्राम लॉ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी लॉ को हम डेरिवेशन करके जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये आप देख सकते हैं। जो इसको आप समझ सकते हो तो बहुत इजी है। ये मैंने लिया है यहाँ पर टाइम बचाने के लिए। तो देखो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये वेक्टर है ए। अगर मैं इस वेक्टर को लेता हूँ ए, ये एक वेक्टर ले लिया मैंने ए, और एक वेक्टर हम बी ले लेते हैं, तो इनका रिजल्टेंट होगा ए और बी का रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मान लेते हैं इस तरह से। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम। तो ये तो दिखा रहा है इस टाइम। यहाँ पर अगर आप इसको मिला दोगे तो दिस नहीं दिस, तो ये तो ट्राइंगल लॉ हो गया। ये क्या हो गया? ट्राइंगल लॉ। और अगर आप इसको इसी को पैरेललोग्राम लॉ बनाना चाह रहे हो तो एक ये ले लो, एक ये ले लो। तो फिर जब ये वेक्टर बी बन गया, अगर मान लो ये वाला, ये वेक्टर बी ना होकर ये हो गया पैरेलल साइड है, तो फिर ये बनाएगा ए प्लस बी। अब आप ध्यान से देखिए, चाहे ट्राइंगल लॉ ले लो आप, इसको आप ऐसे मिला सकते हो, चाहे तो आप ट्राइंगल लॉ ले लो, चाहे आप पैरेललोग्राम ले लो, बात एक ही है समझने वाले के लिए। और इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, देखो ये फिगर आप देख पा रहे हो, ये वाली फिगर बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ए डी स्क्वायर, ये देखो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो ए डी स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सॉरी। और ए क्या है? ए बी प्लस बी, तो इसको ए बी प्लस बी लिख लिया, इसको डी स्क्वायर लिख लिया। और ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू ए है, और बी की वैल्यू क्या है? बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए डी, तो ये क्या होगा? बी कोस थीटा। इस ट्राइंगल ये बी है, ये थीटा है, तो क्या आ जाएगा? बी कोस थीटा। और डी की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
इसके पास मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये आ गया। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है R इज इक्वल टू, अगर ए और बी वेक्टर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर रूट। तो डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है और मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पर समझा दी। एक बार मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए पीछे हट जाता हूँ। और इसमें एक दिक्कत आपको आ सकती है कि भैया ये इसकी डी की वैल्यू बी साइन थीटा कैसा है, ये वैल्यू इसकी है, देखो ये वैल्यू बी साइन थीटा इसकी है और जो बी कोस थीटा वैल्यू है वो किसकी है, बी की है, इसकी। ये इस ट्रायंगल से निकल रहे हैं, इस ट्रायंगल से कैसे निकल सकते हैं सबको पता होगा आपको। ये ए है और ये बी है और ये थीटा है। अब आप सोच लेना कौन सी साइड निकालोगे, ये आएंगी ट्रायंगल से। 10th क्लास में आप सब पढ़ चुके हो। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उससे आप ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन टीचर बहुत देते हैं, ये क्वेश्चन तो खैर आसान है जो मैं भी ले रहा हूँ, पर इससे भी आसान क्वेश्चन मैं लूँगा। ये क्वेश्चन आप सामने लिखा हुआ है आपके, द एंगल बिटवीन ए आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल टू आई माइनस जे इज। ऐसा क्वेश्चन करने को बहुत आता है। टीम पानी, तो एंगल ए और बी के बीच का एंगल दे रखा है, तो ए वेक्टर ये है हमारा, मान लो आई प्लस जे, और बी वेक्टर है हमारा आई माइनस जे। इनके बीच का एंगल निकालना इतना इजी आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आप बिना सोचे समझे डॉट प्रोडक्ट कर लिया करो। अगर साइन थीटा कोस थीटा ना पूछा तो आप लक्की हो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। और डॉट प्रोडक्ट करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या तरीका बता रखा है, आई की कोफिशिएंट की आई में तो 1 1 जा 1 माइनस जे की जे में कितना आया 0। लेकिन यार ए डॉट बी का फॉर्मूला पता है हमें। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। तो यार कोस थीटा अगर फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अभी ए बी को गोली मारो, ए डॉट बी 0 आया, नीचे कुछ भी हो तो कोस थीटा कितना आया 0। और अगर कोस थीटा 0 आ गया तो कोस थीटा में 0 की वैल्यू किसकी होती है, कोस किसकी 90 डिग्री की। तो यार थीटा कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री। तो इसका आंसर इनमें से क्या आया, इसका आंसर इसमें से ये आ गया 90। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जेई में आता है और बच्चे इसमें अटक जाते हैं। जेई में आता है, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान है, मानता हूँ, लेकिन याद रखिएगा दुनिया की शुरुआत बेसिक चीज़ों से होती है और हम मार भी बेसिक चीज़ों में ही खाते हैं। मेरे नाना जी जो कि एक अच्छे प्रोफेसर थे, स्वर्गीय नाना जी विद्यानंद त्यागी जी, वो मुझे एक समझाते थे। वो इंग्लिश पढ़ाते थे एक्चुअल में, और उनके पास बड़े बड़े बच्चे आते थे पढ़ने इंग्लिश, एमए के पीएचडी वाले। तो जब उनके पास वो बच्चे पढ़ने आते थे, उनसे वो क्वेश्चन क्या पूछते थे, ABCD लिख के दिखाओ, ये बताओ, छोटी छोटी बातें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, मैं तो 5th क्लास में था जब वहाँ बैठता था उनके पास में। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, नाना जी आप इतने बड़े बच्चों से जो कि एमए कर रहे हैं, बड़ा कोर्स है, ये इतने आसान सवाल क्यों पूछते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी इंसान की अगर टेस्ट करना हो तो उससे बेसिक चीज़ें पूछो, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें सब तैयार करके रहते हैं। अगर आपको किसी के असली देखना है कि वो कितने पानी में, तो आप उससे बेसिक चीज़ें पूछो, तो वो चीज़ें उसकी हमेशा काम करेंगी और आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आपके स्कूल में आ सकता है क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन आपके क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट लिख दिए, क्वेश्चन आ सकता है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, मैं यहाँ लिख नहीं पाया उसको। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर की वैल्यू x है, ये भी x है, ये भी x है, और इनका रिजल्टेंट भी x है। मतलब वेक्टर a भी का मैग्नीट्यूड भी x, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड भी x, और उनका रिजल्टेंट भी x। सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल बताना है। फाइंड थीटा, आपको बताना है कि जब a और b दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब a भी उतना ही है, b भी उतना ही है, और उनका रिजल्टेंट भी उतना ही है। वाह, a भी x, b भी x और r भी x। तो बताओ उनके बीच का थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आपके स्कूल में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। तो भाई पानी आ गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चों। कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, कमेंट करके बताइए कौन कर सकता है आप में से। खासकर अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ लिया हो, चाहे वो आपने ऑनलाइन पढ़ा हो या यूट्यूब से पढ़ा हो, तो क्या आपको क्वेश्चन आता है। मैं सोल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन।
आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अंडर रूट होता है, स्क्वायर लगा दिया हमने, R की, A की और B की वैल्यू रख देते हैं। R की वैल्यू x है तो x स्क्वायर, A की वैल्यू भी x तो x स्क्वायर, B की वैल्यू भी x तो x स्क्वायर, 2ab कोस थीटा। हमें सब कोस थीटा फाइंड करना है। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर काट देते हैं। अरे पढ़ने वालों ऐसी गलती मत करना भाई, बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसे काटना मत। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आएगा और कोस थीटा आएगा। अब आप सोच सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 नीचे जाएगा तो 1/2 आएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा कितना आएगा इससे, कोस थीटा आएगा 1/2 माइनस 1, तो माइनस के 1/2। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कोस में माइनस 1/2 वैल्यू कब होती है, 120 डिग्री की होती है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसका आंसर 1। अच्छा, कुछ बार क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें डिग्री में वैल्यू नहीं लिखी होती, वहाँ पर पाई में लिखी होती है। तो आप इसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 18 6 दूनी 12 0 0, तो 2π/3 ऐसे कर सकते हो आप। मुझे तो याद था 2π/3, बट आपको मैं बताने के लिए बताया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आप जरूर करना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, और आपके स्कूल में जो ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप का, वहाँ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने का मतलब होगा कि आपका दोस्त भी पास हो जाएगा। और जब आप उसको ये वीडियो शेयर करोगे और वो पास हो जाएगा इसको देखकर, तो आपको मन मन में क्या बोलेगा, थैंक यू। और थैंक यू असली वही होता है जो मन मन में बोला जाता है, ये आप भी जानते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वेक्टर के बारे में बहुत शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन प्रोसेस। स्केलर क्वांटिटी किसी भी प्रोसेस में कंजर्व्ड रहती है, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं कहा आज तक, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया ये, गलत। दूसरा, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। गलत। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड नेगेटिव हो सकती है, तो ये गलत हुआ। सी, अ स्केलर क्वांटिटी इज दैट वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। वाह वाह, स्पेस में स्केलर क्वांटिटी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, स्पीड को ले लो आप, एक रॉकेट जा रहा है स्पेस में, ये रॉकेट गया स्पेस में, पहुंच गया रॉकेट, ठीक है, क्या इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी बच्चों, होगी। तो यार इससे आप ना, जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरह का, तो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में ले लिया करो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में लेने से फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात सही है या गलत है। तो ये रॉकेट है, इस रोका, इसकी स्पीड मान लो अभी v है, v1, फिर क्या हो जाएगी, ये तो वेलोसिटी लिख दी मैंने, तो v1 v2 v3 बदलती रहेगी। तो ये कह रहा है स्पेस में वेरी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। चौथा, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। हाँ, ये बात सही है। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका एक्सिस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपकी स्पीड एक्स एक्सिस पर फिक्स है v, तो अगर आप एकदम वाई एक्सिस की तरफ मुड़ गए तब भी स्पीड v रहेगी, और आप एकदम जेड एक्सिस की तरफ मुड़ गए तब भी आपकी स्पीड v रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशन विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब क्या है कि अगर आपको ऑब्जर्व करने वाला एक्स एक्सिस, सॉरी मैंने गलती बताया, अगर आपकी वेलोसिटी v है और आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, तो आपको कोई वाई एक्सिस से देख रहा है तब भी आपकी वेलोसिटी v रहेगी, जेड से देख रहा है तब भी, एक्स से देख रहा है तब भी। मतलब आपको देखने वाले के एक्सिस से आपकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने शुरू में नहीं बताया था, ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। तो अगर मैं शुरू में बोल देता कि जेईई की क्वेश्चन है तो आप थोड़ा डर जाते। तो कितने बच्चों को आंसर पहले से ही सही पता था, वो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबरिंग गलत है, नंबरिंग मैंने कहीं कहीं से क्वेश्चन ले रखे हैं। ये क्वेश्चन पेपर था मेरे पास, वहाँ से मैंने लिए। इट इज़ फाउंड दैट, ये दे रखा है कि a प्लस बी वैक्टर हैं और इनका मैग्नीट्यूड, ये वैक्टर एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरह से है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a। दिस नेसेसरीली इम्प्लाइज, अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो, तो क्या इसका मतलब है कि b 0 है, a b r एंटी पैरेलल हैं, ए बी आर परपेंडिकुलर हैं, या ए बी लेस देन जी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। ये बात भी गलत लग रही है। परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ये सही आंसर हो गया इसका। तो बी का आंसर सही क्या है,
A एंड B आर एंटी पैरेलल, मतलब एक वेक्टर इधर को जा रहा है तो एक वेक्टर इधर को जा रहा है। जब ऐसा होता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के एकदम अपोजिट हो और वो पैरेलल हो, तो उस केस में दोस्तों ये फॉर्मूला होता है कि A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड। जरूर इसको करना आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जिसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आए मुझे कमेंट करके बता देना, और कोई भी वेक्टर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप 3 लिख लेना, मैं यहाँ पर नंबरिंग चेंज करना भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 2 5, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर। ये तो बहुत ईजी है, आई जे के ऐसे लिख लो आप, आई जे के। पहले वाले को यहाँ टेप दो, 3 प्लस लगा दो, दूसरे वाले को यहाँ टेप दो 2, तीसरे वाले को यहाँ टेप दो, यही आंसर आ गया आपका। मैच कर लो कौन सा आ रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है। और एक्स वाई जेड यहाँ पर -2 है, सॉरी ये -2 है तो आंसर बी आ गया। अच्छा नहीं सॉरी ए आंसर, हाँ ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखे हैं 3 2 5, तो इसका आंसर आएगा 3 + 2j + 5 के। तो बच्चा क्या करेगा, एकदम ए आंसर लगा देगा। ये बात नोट कर लीजिए, पहला ही आंसर उन्होंने वही दे रखा जो आपका आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अगर आप देख रहे थे जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रहा था आपको, पीछे जाकर दिखाता हूँ, ये देखो अभी समझ में आ जाएगा आपके। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये देखो यहाँ पर मैंने क्रॉस सिखाया था आपको, इससे लास्ट स्लाइड, ये देखो ये मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, याद है आपको, प्लस माइनस और ये प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हुए। तो यहाँ पर भी हम वही लॉ लगाएंगे पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हुए कि आपको ये क्या करना है, प्लस माइनस प्लस। तो इसका आंसर आएगा 3i - 2j + 5k, क्योंकि ये लॉ होता है प्लस माइनस प्लस। तो ये इसका आंसर आएगा बी, और ये सारे आंसर गलत हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर 90% इसका आंसर ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 2 5 दे रखा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए हो गया था, तो इसका आप ध्यान रखिए, मैं भूल गया था बताना आपको कि इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन आर अप्लाइड एट अ पॉइंट, इफ द एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। दोस्तों एक लामी थ्योरम होती है और एक होता है रिजोल्यूशन ऑफ। लामी थ्योरम केवल 3 वेक्टर के लिए काम कर सकती है। लामी थ्योरम क्या होती है कि अगर एक ही पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हों, एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है और एक फोर्स क्या है R, और इनके बीच का एंगल हो अल्फा बीटा गामा, तो ये थ्योरम कहती है, लामी थ्योरम भी लिखने को आ सकती है, वैसे कोर्स में नहीं है, P अपॉन साइन बीटा, इसके सामने का है साइन बीटा इज इक्वल टू Q अपॉन Q, ये है साइन गामा इज इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा। ये थ्योरम है लामी थ्योरम। अगर इसमें मैं P Q R में से 2 पता हूँ, सारा एंगल पता हूँ, तो हम R निकाल सकते हैं, तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन ये केवल 3 वेक्टर तक ही काम करती है। यहाँ पर केस अलग है, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, 10 न्यूटन के फोर्स हैं, 5 इक्वल फोर्स, सॉरी 5 हैं। तो यार एक बात बताओ, 5 तो 3 है नहीं, 3 तक तो लामी थ्योरम काम करेगी, तो लो लगा दो, और इनके बीच का एंगल सेम है, तो 3 लग गए, 4 5, 1 2 3 4 5, सारे फोर्स 10 न्यूटन के हैं। ये तो कहने की बात है, कुछ भी ले लो, और इनके बीच के एंगल सेम है, ठीक है, ये सब सेम। अगर ऐसा हो जाए, याद रखना सब बच्चे, ये ओ पॉइंट है, अगर ऐसा हो जाए कि एक ओ पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर लगे हों सेम मैग्नीट्यूड के सेम एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है, इसको याद कर लीजिए आप। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। और अगर इसको आप रिजोल्व करके सोचोगे तो आंसर 10 न्यूटन भी लिख सकता है बच्चा गलती से, ये भी बहुत बच्चे लिखते हैं। जब मैं चेकिंग करने जाता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर 10 न्यूटन और 20 न्यूटन लिखते हैं। तो याद रखिएगा सब बच्चे, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, मैं बहुत कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, अगर एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगे हों और ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्स इज सेम एंड द एंगल बिटवीन ऑल द फोर्स इज सेम, देन द रिजल्टेंट विल बी 0। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। और भाई ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए आपको वेक्टर के, और आज की वीडियो इतनी ही है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आज आपको वेक्टर का डॉट क्रॉस सिखाने की कोशिश करी, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन बताया। और आपको क्या बताया मैंने आज मैंने आपको क्या बताया बच्चों, आज मैंने आपको ये भी बताया कि पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का भी क्वेश्चन करवाया, और फतेह बैच की मोशन इन ए प्लेन की सेकंड वीडियो थी।
और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म करूंगा मैं, कल ही आएगी वीडियो भी, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का सारे डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखना। इस वीडियो को अपना प्यार जरूर देना दोस्तों, और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के और लाइव के नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी हम 11th क्लास के लिए यानी कि फतेह बैच के लिए और 12th के कामयाब बैच के लिए और 10th के विजय बैच के लिए मेंटी क्विज भी शुरू करने वाले हैं। हो सकता है हर सैटरडे को मेंटी क्विज की वीडियो आपको देखने को मिले। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे पढ़ने वालों, पढ़ाई करते रहो, घबराओ मत, हिम्मत रखो।